हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम लोग देखने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हाफ रिंग एट इट्स एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हाफ रिंग है ना। फुल रिंग के एक्सिस पे हम लोग देख चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पूरा यदि चार्ज रिंग है ना, चार्ज रिंग के एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या निकाला था। यदि सेंटर से एक्सिस के किसी भी पॉइंट जो कि x दूरी पे हो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया था, k q x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर का पावर 3/2 आया था। अब हम लोग हाफ रिंग के वजह से एक्सिस पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग हाफ रिंग देखते हैं। कुछ ये है हमारा हाफ रिंग, ये हमारा हाफ रिंग है। यहाँ पे ढेर सारा चार्ज है और ये इसका एक्सिस है। मान लेते हैं कि लेट टोटल चार्ज ऑन हाफ रिंग इज कैपिटल Q। दैट इज, मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई स्मॉल चार्ज है QI, मतलब यहाँ पे Q1 Q2 Q3 Q4, यहाँ से Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6 Q7 Q8 Q9, यहाँ से यहाँ तक टोटल क्या है, चार्ज है। तो हम लोग कोई एक छोटा सा चार्ज कंसीडर किए है ना, जिसका चार्ज है QI। तो क्या बोलेंगे, दैट इज समेशन ऑफ QI है ना, टोटल चार्ज का सम कैपिटल Q, ठीक है। अब ये स्मॉल चार्ज के वजह से हम लोग यहाँ पे P पॉइंट ले रहे हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये वाला, इसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे EI। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चा, EI बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज QI, ठीक है। बातें समझ में आया। हम लोग एक ये ले लेते हैं, इसको हम लोग R बोलते हैं, है ना। R क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ QI चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू P। R क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ QI चार्ज विथ रिस्पेक्ट टू P के रिस्पेक्ट में। इस चार्ज का पोजीशन वेक्टर P के रिस्पेक्ट में आपका ये है, ठीक है। अब ये QI चार्ज के वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, है ना, ध्यान देंगे बच्चा। तो बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड EI, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज QI, ठीक है। और इस QI चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, तो बोलेंगे K QI, और इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, P के रिस्पेक्ट में इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, R है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो R के क्या है, अपोजिट है, R के अपोजिट है। यहाँ पे हम लोग माइनस ले लेते हैं अपॉन RI, इसको हम लोग RI बोलते हैं, ठीक है। इसको हम लोग RI बोलते हैं। RI क्या है, पोजीशन वेक्टर, यहाँ पे हम लोग RI कंसीडर कर लेते हैं। RI क्या है, पोजीशन वेक्टर। और याद रखेंगे P पॉइंट से कोई भी चार्ज हो है ना, उसका दूरी क्या होगा, सेम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे K QI RI अपॉन R क्यूब हो जाएगा, ठीक है। बोलेंगे RI का मैग्नीट्यूड किसके बराबर, R के बराबर कट जाएगा। डायरेक्शन किसके अलोंग है ना, इसके अलोंग है, मतलब RI के अपोजिट है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या ले लिया है, माइनस ले लिया है। ये सिर्फ एक चार्ज है ना, एक पॉइंट चार्ज जो हमने QI कंसीडर किया है, यहाँ से यहाँ तक आपका छोटा छोटा ढेर सारा चार्ज है। यहाँ पे Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q5 है, Q6 है, QI Q है ना, डॉट 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 Qn तक है। तो टोटल सम है ना, सम ऑफ QI क्या है, कैपिटल Q है ना।
तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू आई, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्यू आई मतलब आई चार्ज की वजह से। अब ये क्या है, वेक्टर फॉर्म में है। अब हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो क्या हो जाएगा, इसी का सम हो जाएगा, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, बोलेंगे कि इसी का समेशन हो जाएगा, मतलब समेशन ऑफ माइनस के क्यू आई आर आई का होल स्क्वायर अपॉन आर क्यू, इतना होगा बच्चा। चलिए इसके बाद हम लोग यहाँ पे आ रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी क्या हो जाएगा, तो इस माइनस को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। के तो आपका क्या है, कांस्टेंट है, के आपका कांस्टेंट है, समेशन आपका ये लगा हुआ है, सॉरी यहाँ पे आर आई, यहाँ पे आर आई वेक्टर था, ठीक है, आर आई आपका यहाँ पे वेक्टर है आर क्यू। चलिए हम लोग यहाँ पे समेशन, ठीक है, जो कांस्टेंट होगा उसको पहले बाहर निकाल लेते हैं। के कांस्टेंट है, बाहर निकल गया, अंदर में क्या बच गया। अच्छा देखेंगे यहाँ से यहाँ तक कोई भी चार्ज रहे, उस चार्ज से इस पी पॉइंट की दूरी, है ना, चूंकि एक्सिस पे है, कोई भी चार्ज हो पी पॉइंट की दूरी क्या रहेगा, आर ही रहेगा। तो आर तो सबके लिए कांस्टेंट है, तो आर क्यूब भी क्या हो गया हमारा, बाहर हो गया, आर क्यूब भी हमारे लिए क्या हो गया, बाहर हो गया। अब अंदर में क्या बच गया हमारा, समेशन ऑफ क्यू आई आर आई, यही ना बच गया बच्चा, ये आपका बच गया समेशन ऑफ क्यू आई आर आई। चलिए ठीक है, अब इसी को हम लोग क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं, माइनस के बाई आर क्यूब, है ना, समेशन ऑफ क्यू आई आर आई अपॉन समेशन ऑफ क्यू आई इंटू समेशन ऑफ क्यू आई। हमने क्या कर लिया, समेशन ऑफ क्यू आई और समेशन ऑफ क्यू आई से क्या कर लिया, मल्टीप्लाई भी कर लिया और डिवाइड भी कर लिया। जरा सा इसको देखेंगे, ये किसके जैसा है, सेंटर ऑफ मास के डिफिनेशन के जैसा है। हमने सेंटर ऑफ मास बताया था, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होता था, समेशन ऑफ एम आई आर आई अपॉन समेशन ऑफ एम आई, एकदम सेम उसी के जैसा है। इसको चूंकि मास का सेंटर है, इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ चार्ज बोलेंगे, सेंटर ऑफ चार्ज, जहाँ पे चूंकि चार्ज यहाँ से यहाँ तक कंसंट है ना, यहाँ से यहाँ तक है, तो सारा चार्ज को हम लोग कहाँ कंसंट्रेटेड समझेंगे, एज जस्ट लाइक सेंटर ऑफ मास के जैसा, मतलब सारा चार्ज को हम लोग कहाँ कंसंट्रेटेड समझेंगे, सेंटर ऑफ मास पे, है ना। तो एकदम जस्ट लाइक किसके जैसा डिफिनेशन है, सेंटर ऑफ मास के जैसा, है ना, सेंटर ऑफ मास के जैसा। तो ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ मास, तो हम लोग इसको क्या लिख देंगे, आपका ये सेंटर ऑफ मास हो गया, ये इसको हम लोग आर ऑफ सी एम बोलेंगे, आर ऑफ सी एम, सेंटर ऑफ मास। और ये समेशन ऑफ क्यू आई क्या हो जाएगा, कैपिटल क्यू। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी जो हो गया माइनस के, और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल क्यू, इसको हम लोग क्या लिखेंगे बच्चा, कैपिटल क्यू, इसको हम लोग तो कैपिटल क्यू, के कैपिटल क्यू, ये पूरे को हम लोग क्या लिखेंगे, आर ऑफ सी एम लिखेंगे, अपॉन क्या हो जाएगा, आर क्यूब, है ना। ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट कहाँ पे आ गया, पी पे, किसके वजह से, किसके वजह से ये आया, हाफ रिंग के वजह से, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, और ये फॉर्मूला जो है हम लोग ऐसे पॉइंट के लिए निकालेंगे जिस पॉइंट से जितना भी चार्ज हो सबका दूरी क्या हो जाए, सेम हो जाए। मतलब इस पी पॉइंट से यहाँ का चार्ज का दूरी भी आर ही होगा, यहाँ का पॉइंट का चार्ज का भी दूरी आर ही होगा। इस पॉइंट से कहीं भी यहाँ से यहाँ तक कोई भी चार्ज रहेगा, उस चार्ज से पी पॉइंट की दूरी आर रहे, मतलब उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड जिस पॉइंट से हर चार्ज का दूरी इक्वल हो, तो उसमें आप ये फॉर्मूला
लगा सकते हैं। समझ में आया बच्चा? तो फटाफट इसको क्या कर लेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे। एक बार फिर से समझते हैं हमने क्या किया कि आपके पास ये हाफ रिंग है, ये इस पे आपका चार्ज यहाँ से यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो हमने यहाँ पे कहीं पे एक स्मॉल चार्ज लिया जिस पे हमने माना कि इस पे चार्ज क्या है, QI। यहाँ से यहाँ तक ढेर सारा चार्ज है, माना Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 QI, है ना, ऐसे ऐसे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। QI के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर की तरफ हो जाएगा। P के रिस्पेक्ट में इस QI चार्ज का ये पोजीशन वेक्टर है, और इस रिंग पे कोई भी चार्ज रहे उससे P पॉइंट की दूरी क्या होगा, R ही होगा। मतलब RI का मैग्नीट्यूड क्या होगा, R होगा। RI का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका जो लेंथ आप देख रहे हो, लेंथ क्या होगा, R होगा। तो हमने इस QI चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने देखा EI था, और EI का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो जानते हैं KQ/R², है ना, KQ/R²। लेकिन डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, तो RI के अपोजिट है ना, RI के अपोजिट है। तो KQ/R² होता था, एक R ऊपर में भी एक R नीचे में, तो क्या हो गया, यहाँ पे R आ गया, यहाँ पे R³ हो गया, और डायरेक्शन किसके अलॉन्ग है, RI के अपोजिट है, इसीलिए यहाँ पे हमने माइनस ले लिया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक QI चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, तो टोटल चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, तो इसी का समेशन हो जाएगा, वेक्टर सम होगा। क्योंकि यहाँ पे वेक्टर है तो वेक्टर सम हो गया, है ना। तो यहाँ पे, और यहाँ पे K क्या है आपका, कांस्टेंट है, तो समेशन से बाहर आ गया। R³ भी क्या है, हर चार्ज के लिए सेम है, तो R³ भी क्या हो गया, बाहर आ गया। अंदर में क्या बच गया, समेशन ऑफ QI RI। हमने क्या किया कि समेशन ऑफ QI से डिवाइड भी कर लिया और समेशन ऑफ QI से मल्टीप्लाई भी कर लिया। ये समेशन ऑफ QI को हम लोग कैपिटल Q बोलेंगे, चूंकि यहाँ पे लिख दिए हैं टोटल चार्ज का सम। टोटल चार्ज ऑन हाफ रिंग जो है कैपिटल Q है, ये आपका कैपिटल Q। अब ये डिफिनेशन किसका होता था, सेंटर ऑफ मास का। तो इसके जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, R/CM। तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया, है ना। हाफ रिंग के वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या है, KQ/CM, है ना, अपॉन R³। और ये उस, है ना, उस पॉइंट के लिए एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उस पॉइंट के लिए एप्लीकेबल होगा जिस पॉइंट से हर चार्ज की दूरी सेम हो। चूंकि आपने यहाँ पे R जो ले लिया है वो हर चार्ज से P पॉइंट की दूरी क्या है, सेम है। मतलब आप किसी के लिए भी ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कंडीशन देखेंगे, याद रखेंगे बच्चा, कंडीशन है कि हर चार्ज की दूरी इस P पॉइंट से क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो आप ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो, एकदम मजे में अप्लाई कर सकते हो। तो फटाफट इसको नोट कर लेंगे, है ना। चलिए बच्चा, यही आपका हाफ रिंग था, ठीक है, ये आपका हाफ रिंग हो गया। यहाँ पे आपका चार्ज डिस्ट्रीब्यूट था, टोटल चार्ज जो इस रिंग पे है हाफ रिंग पे, ये कैपिटल Q था। ये आपका इसका सेंटर है, वो इसके एक्सिस पे कोई पॉइंट आपने P लिया, इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। तो फार्मूला क्या आया था बच्चा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P आ गया था -K कैपिटल Q R/CM अपॉन क्या चीज़, R³। यही फार्मूला आया था। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का जो डायरेक्शन होगा वो सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर के अपोजिट होगा। तो P के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास, यहाँ पे कुछ आप जानते हो कि हाफ रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास क्या होता है, 2R/π होता है। तो ये आपका क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास। मतलब आपका ये वाला जो वेक्टर है ना, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का डायरेक्शन। और R/CM कौन हो गया, R/CM यही हो गया। तो R/CM का डायरेक्शन इधर, इसके अपोजिट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का है। यदि इसका मैग्नीट्यूड आप निकालोगे तो क्या रखोगे, E/P, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P का मैग्नीट्यूड बोलेंगे KQ, R/CM क्या हो जाएगा 2R/π अपॉन, है ना, 2R/π। यदि इसका रेडियस आप क्या ले लिए हो, इसका रेडियस क्या लिए हो, यदि आप R लिए हो, और यहाँ से इस P पॉइंट की दूरी, है ना, यहाँ से इस P पॉइंट की दूरी, ये वाला जो आप दूरी देख रहे हो, ये वाला दूरी,
ये एक स्मॉल आर है, तो क्या हो जाएगा आर क्यूब, है ना। जहाँ पे आर ऑफ सी एम क्या है, आर ऑफ सी एम क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग with respect to पॉइंट P मतलब जिस पॉइंट के अबाउट हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो ये फॉर्मूला आप, है ना, ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगा सकते हो और वैसे पॉइंट के लिए लगा सकते हो, है ना, जहाँ से हर चार्ज की दूरी क्या हो, सेम हो। तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो फटाफट, है ना, ये याद कर लेंगे। फॉर्मूला क्या आया बच्चा, है ना, के क्यू आर ऑफ सी एम अपॉन आर क्यूब। ये फॉर्मूला आ गया हाफ रिंग के लिए, याद रखेंगे, के क्यू आर ऑफ सी एम बाई आर क्यूब। यहाँ पे आर का वैल्यू यदि आपसे कोई पूछ दे कि ये आर का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा, यही ना आपका आर आया था बच्चा, यही आपका आर है, आर का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो मान लेते हैं ये दूरी क्या है, एक्स है, और यहाँ से यहाँ का दूरी क्या होता था, कैपिटल आर। तो ये क्या हो जाएगा, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है, रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, है ना, ये होगा आर का वैल्यू। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो हाफ रिंग के एक्सिस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आँख बंद करके लिख सकते हो, है ना। यहाँ से सॉरी, यहाँ पे 2r/पाई आप नहीं रखोगे, 2r/पाई नहीं रखोगे। आर ऑफ सी एम यहाँ से ओ से 2r/पाई की दूरी, है ना, ओ से सेंटर ऑफ मास का दूरी 2r/पाई है, लेकिन ये वाला जो आप दूरी देख रहे हो ये आर ऑफ सी एम है। ये क्या होगा, तो बोलेंगे यहाँ पे आर ऑफ सी एम जो हो जाएगा वो कितना होगा, तो बोलेंगे रूट ओवर, ये दूरी है आपका देख रहे हो 2r/पाई, और ये दूरी कितना है, x है, तो क्या हो जाएगा 2r/पाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये होगा आर ऑफ सी एम, है ना। चूँकि ये ना दूरी है 2r/पाई और ये आपका क्या है आर ऑफ सी एम, तो ये वाला दूरी क्या हो जाएगा, बोलेंगे 2r/पाई का स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यही हो जाएगा आर ऑफ सी एम। मतलब P पॉइंट के, जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो उस पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी ये है। आर ऑफ सी एम क्या है, पोजीशन वेक्टर ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ हाफ रिंग विथ रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। बातें आया समझ में, ठीक है, याद रखेंगे, गलती नहीं करेंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे लिख दिया था 2r/पाई, है ना, कि और यहाँ पे 2r/पाई नहीं रखना है, क्योंकि 2r/पाई कहाँ से है दूरी, ऑरिजिन, ये सेंटर से, हाफ रिंग के सेंटर से, जबकि आर ऑफ सी एम कहाँ से है, P पॉइंट से दूरी। तो P पॉइंट से दूरी क्या होगा, तो ये आर ऑफ सी एम जो होगा, है ना, 2r/पाई का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का रूट होगा। और स्मॉल आर की वैल्यू आप देख रहे हो, स्मॉल आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरह से आप लोग क्या रखिया, है ना, क्या निकालेंगे, हाफ रिंग के वजह से, हाफ चार्ज रिंग के वजह से एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए बच्चा, हम लोग निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज हेमी स्फेरिकल सेल, है ना, हेमी स्फेरिकल सेल, है ना। कैसा है, हेमी स्फेरिकल सेल, आपका ये क्या है, हेमी स्फेरिकल सेल, ठीक है, ये हेमी स्फेरिकल सेल आपका हो गया। यहाँ पे सेंटर पे हमको निकालना है ना। तो हेमी स्फेरिकल सेल के कहाँ पे चार्ज होगा, सरफेस के लिए। तो इसके लिए क्या डिफाइन है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। आपको कहाँ निकालना है, ओ पॉइंट पे, है ना। मान लेते हैं इसी को हम लोग P मानते हैं, ये क्या है आपका सेंटर है। अब बोलेंगे ये सेंटर से, इस चूंकि हेमी स्फेरिकल के सरफेस पे चार्ज होगा तो किसी भी चार्ज की दूरी इस P पॉइंट से क्या हो जाएगा, सेम होगा, और वो किसके बराबर, रेडियस के बराबर, याद रखेंगे बच्चा। तो फिर उस कंडीशन में, है ना, उस कंडीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए हम लोग इससे जस्ट अभी जो पहले फार्मूला पढ़े हैं वो फार्मूला हम लोग लगा सकते हैं, है ना।
तो ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी अभी हमने पढ़ा क्या होता है, माइनस के क्यू आर ऑफ सी एम। याद रखेंगे फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब चूंकि इसके सरफेस पे चार्ज रहेगा और उस चार्ज की दूरी जहाँ पे हमको निकालना है, कहाँ निकालना है, सेंटर पे। तो सेंटर से सारे चार्ज की दूरी आपका यदि सेम हो जाए तो फट से आप लोग वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, अभी जस्ट हमने पहले जो पढ़ा है ना, ई एट पॉइंट पी बराबर माइनस के क्यू आर ऑफ सी एम अपॉन क्या चीज, आर क्यू। और ये आर ऑफ सी एम कहाँ से होता था, पी पॉइंट से सेंटर ऑफ मास की दूरी। और आपको पता होना चाहिए कि हेमी स्फेरिकल सेल का सेंटर ऑफ मास है ना, ये आपका सेंटर ऑफ मास होता है और ये दूरी क्या होता है, r/2 है ना, बताए होंगे। सेंटर ऑफ मास चैप्टर को याद करो है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या समझना है ना, सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर ऑफ मास पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, इधर के तरफ। इलेक्ट्रिक फील्ड यही ई नेट का डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी का डायरेक्शन इधर की तरफ हो गया। ठीक है, अब देखेंगे आर ऑफ सी एम कहाँ से दूरी है, जहाँ पे हमको निकालना है वहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या है, r/2 है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन तो पता चल गया है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पता चल गया। डायरेक्शन के लिए क्या मानेंगे कि हमारा सारा चार्ज कहाँ है, सेंटर ऑफ मास पे है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, सारा चार्ज यहाँ आ जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। बातें क्लियर है ना। अब देखेंगे ई पी बराबर के कैपिटल क्यू है टोटल चार्ज ऑन हेमी स्फेरिकल सेल, सिग्मा है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा दिया हुआ है, अपॉन आर ऑफ सी एम कहाँ से, जहाँ पे हमको निकालना है वहाँ से सेंटर ऑफ मास की दूरी क्या है, r/2। और मान लेते हैं इसका रेडियस जो आपका दिया हुआ है, इसका रेडियस ये कैपिटल R है ना। तो कोई भी चार्ज जो होगा वहाँ, कोई भी चार्ज की दूरी इस P पॉइंट से क्या है, R ही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, r3। अब देखेंगे यहाँ पे क्या बचा, आपका r² बचा। k का वैल्यू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना। चलिए ठीक है, अब q क्या है, टोटल चार्ज ऑन, q क्या है बच्चा, q क्या है, टोटल चार्ज ऑन हेमीस्फीयर, टोटल चार्ज ऑन हेमीस्फीयर, स्फेरिकल सेल बोलेंगे, स्फेरिकल सेल मतलब क्या होता है, अंदर से खाली होता है। और स्फीयर बोलेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड स्फीयर। ठीक है, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, क्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है और इसका सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पूरे स्फीयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। तो आधा का क्या हो जाएगा, 2 पाई r²। तो 2 पाई r² है ना, ये हो गया Q का वैल्यू है ना, ये Q का वैल्यू हो गया। अपॉन क्या है, अपॉन इंटू 1/2 है, अपॉन r² है। चलिए बहुत अच्छा, 2 पाई से आप क्या कर लोगे, यहाँ पे 2 पाई को काट लिया, r² से क्या करोगे, r² को काट लोगे, ये दो दूनी क्या हो गया आपका 4 हो गया। चलिए ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो हो गया वो क्या हो गया, सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट है ना। याद रखेंगे हेमीस्फीयर के है ना, ये हेमीस्फीयर चार्ज हेमीस्फीयर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये आपका सेंटर है, क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E बराबर सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट। याद रखेंगे सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट है ना। और इससे पहले जस्ट है ना, पिछले क्लास में हमने बताया था इन्फानाइट क्या रहे, यदि डिस्क आपका इन्फानाइटली लॉन्ग हो जाए तो किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा/2 एप्सिलॉन है ना। लॉन्ग डिस्क के लिए किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या आया था, सिग्मा/2 एप्सिलॉन। और वही हेमीस्फीयर हो जाए और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा रहे, इसके सरफेस पे चार्ज रहे, तो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगा, सिग्मा/4 एप्सिलॉन नॉट। तो इस बात को याद रखेंगे। अभी तक जितना फॉर्मूला हमने बताया है सारा फॉर्मूला आपके है ना दिमाग में सेट होनी चाहिए है ना। तो चलिए इसको नोट कीजिए। तो हम लोग स्टार्ट करें इलेक्ट्रिक फ्लक्स।
चलिए बच्चा देखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना। इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग किसको बोलते हैं? वैसे हम लोग है ना, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का हम लोग फ्लक्स निकाल सकते हैं। जैसे फ्लक्स ऑफ वेलोसिटी हम लोग निकालेंगे तो आपका फ्लक्स ऑफ वेलोसिटी हो जाएगा v डॉट एस, है ना। मतलब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का आप एरिया के साथ आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो तो क्या हो जाता है, उस फिजिकल क्वांटिटी का फ्लक्स बोलते हैं। हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ रहे हैं, है ना। तो पहले तो समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, थोड़ा सा फील करते हैं, फिर इसका मैथमेटिकल हम लोग डिफिनेशन देंगे डॉट प्रोडक्ट के टर्म में। याद रखेंगे कि फ्लक्स क्या होता है ना, कि जैसे आपका वेलोसिटी का फ्लक्स बोल सकता है ना, मैग्नेटिक फील्ड का फ्लक्स बोल सकता है, मैग्नेटिक फ्लक्स बोल सकता है, करंट का फ्लक्स बोल सकता है। तो हम लोग फ्लक्स बोलेंगे कि किसी भी वेक्टर को का डॉट उसके सरफेस एरिया से आप डॉट प्रोडक्ट ले लेते हो तो एरिया वेक्टर एक डिफाइन करना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग एरिया वेक्टर भी यहाँ पे बताएंगे कि एरिया वेक्टर आपका क्या है ना। चलिए तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो सबसे पहले लिखेंगे कि इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। पहला पॉइंट में लिखेंगे इट इज ए स्केलर, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है किसी एरिया के लिए डिफाइन होता है, एरिया से लिंक होता है, एरिया से एसोसिएटेड होता है, ठीक है। किसी भी, है ना, जो हम लोग फ्लक्स निकालते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, है ना, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट या लिंक्ड विथ ए सरफेस या एरिया, है ना। तो लिखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक, इसको हम लोग फाई से डिनोट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड ऑब्लिक लिंक्ड with a surface is directly proportional to the number of electric field lines, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्या चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हमने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, तो इमेजिनरी लाइन या कर्व है ना, जो क्या रिप्रेजेंट करता है, इसके थ्रू हम लोग क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पे देते हैं। ये आपका इमेजिनरी लाइन है या कर्व है, जिसके किसी भी पॉइंट पे खींचा गया टेंजेंट उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन देता है। बातें क्लियर आया समझ में? तो ये आपका है। तो यहाँ पे बोलेंगे इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passes through that surface। समझ में आया? मतलब कि मान लेते हैं किसी भी सरफेस से जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करेगा उस सरफेस का फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स उतना ही ज़्यादा होगा। बातें क्लियर? ठीक है। तो चलिए, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग लेते हैं, मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका ढेर सारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना। हमने एक सरफेस कंसीडर कर रहे हैं, एक सरफेस हम लोग ऐसा ले रहे हैं, ठीक है। एक सरफेस हम लोग ऐसा ले रहे हैं,
हमने 3 सरफेस लिया। ये सरफेस आपका क्या है S1, ये क्या है S2, ये क्या है S3, ठीक है। और इस सरफेस से फ्लक्स लिंक या एसोसिएट, याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जब भी हम लोग बोलेंगे निकालने के लिए किसी सरफेस से बोलेंगे कि कितना है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक हुआ, एसोसिएट हुआ या पास किया। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास करने का मतलब क्या पास कर रहा है उससे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। चूंकि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है किसी सरफेस से पास करना, है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। बातें क्लियर। तो मान लेते हैं कि ये S1 सरफेस के वजह से जो फ्लक्स है वो क्या है φ1 है, इसके वजह से φ2 है और इसके वजह से φ3 है ना। जहाँ पे φ1 क्या है, φ1 क्या है बच्चा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस S1। उसी तरह से φ2 क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस S2, ठीक है। अच्छा देखेंगे ये S1 सरफेस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, ये क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो S1 सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, देखेंगे ये इससे है सरफेस, ये इससे है, इतना बड़ा सरफेस है, तो इससे पास कर रहा है 1 2 3 4 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। S2 से कितना पास कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 पास कर रहा है। मतलब कि S1 से 4 ही पास कर रहा है, S2 से आपका 6 पास कर रहा है। इसका मतलब S2 के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो है ना S1 के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स से ज़्यादा होगा। मतलब हम लोग बोलेंगे कि है ना कि φ1 जो होगा, है ना φ1 है ना किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो S1 सरफेस से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है 4, तो 4 ज़्यादा है कि 6 ज़्यादा है, बोलेंगे 6 ज़्यादा है। इसीलिए φ2 जो है φ1 से बड़ा होगा क्या चीज φ2। अब देखेंगे φ2 और φ3 में जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस S2 से पास कर रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन S3 से पास कर रहा है। तो बोलेंगे कि φ2 और φ3 क्या है, दोनों बराबर होगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड्स है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू दैट सरफेस। किसी सरफेस के द्वारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होना या एसोसिएट होना या पास करना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू दैट सरफेस। तो क्या हो जाएगा φ1 इज लेस देन φ2 इज इक्वल टू φ3। बातें आया समझ में, है ना। चलिए फटाफट इसको लिखेंगे। तो एक एग्जांपल हम लोग और देते हैं। एक एग्जाम्पल हम लोग और दे रहे हैं। मान लेते हैं एक पॉइंट चार्ज है Q। अब इसके द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज से आपका ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है। हम लोग एक सरफेस लेते हैं, हम लोग एक सरफेस लिया S1, है ना। मान लेते ये सरफेस क्या है S1। एक और सरफेस लिया है, कैसा भी सरफेस लिया, एक और सरफेस लिया क्या है S2 लिया है। 2 सरफेस हमने कंसीडर किया है। बोलेंगे S1 से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास कर रहा है, बोलेंगे कि 8 पास कर रहा है। जितना S1 से पास कर रहा है उतना ही S2 से पास कर रहा है ना। तो मान लेते हैं φ1 जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ना, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस S1। φ2 क्या है, याद रखेंगे जब भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपसे पूछेगा
तो किसी सरफेस से बोलेगा कि इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक हुआ है, कितना पास किया है, कितना एसोसिएट हुआ है, याद रखेंगे। तो यही स्टेटमेंट आप लिखेंगे। फाई 2 क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ सरफेस H2। और याद रखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, और दोनों सरफेस से इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है। इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रहा है? आपका पास कर रहा है। तो दोनों में ही बोलेंगे फाई 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई 2 हो जाएगा। ध्यान में रखेंगे फाई 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? फाई 2 होगा। तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए आप लोग। तीसरा पॉइंट में लिखते हैं हम लोग एरिया वेक्टर, है ना। एरिया वेक्टर है ना। तो आपका जो सरफेस जो दिया रहेगा, दो टाइप का सरफेस रहेगा। एक आपका प्लेन सरफेस होगा, है ना, याद रखेंगे। एक आपका प्लेन सरफेस रहेगा और दूसरा प्लेन सरफेस, और दूसरा आपका क्या होगा? कर्व सरफेस, है ना। यदि आपका बोलेगा फ्लक्स लिंक थ्रू सरफेस, तो आपका कोई सरफेस या कोई एरिया आपका या तो प्लेन हो सकता है ना। प्लेन सरफेस आपका कैसा होगा? बोलेंगे इस तरह से आपका प्लेन सरफेस होगा, और आपका कर्व सरफेस हो गया, ये आपका प्लेन सरफेस, ठीक है। ये आपका प्लेन सरफेस, और मान लेते हैं ये आपका क्या हो जाएगा बच्चा? कर्व सरफेस। ये आपका कर्व सरफेस रहेगा। दो ही टाइप का सरफेस होगा। तो प्लेन सरफेस के लिए मान लेते हैं इसका एरिया ए है, तो एरिया जो वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर जो होगा उसको हम लोग ए से डिनोट करेंगे, ए से, है ना। मान लेते हैं इसका लेंथ क्या है? ये रेक्टेंगुलर है शेप में, ये ए है और ये क्या है? बी है, ठीक है। तो आपका यदि आपका सरफेस प्लेन सरफेस होगा, तो एरिया वेक्टर पूरे सरफेस के लिए डिफाइन हो जाएगा, है ना। आपका एरिया वेक्टर किसके लिए डिफाइन होगा? पूरा प्लेन सरफेस के लिए डिफाइन होगा, है ना। इस प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर जो होगा, है ना, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो किसके बराबर? एरिया ऑफ प्लेन सरफेस, एरिया ऑफ प्लेन सरफेस, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा? ए बी के बराबर। तो एरिया वेक्टर जो आपका डिफाइन है, यदि प्लेन सरफेस रहा तो प्लेन सरफेस का एरिया वेक्टर हम लोग ए बोलेंगे। उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एरिया ऑफ सरफेस होगा। और डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर क्या होगा? इस सरफेस पे खींचा गया नॉर्मल, यही आपका इसका डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर is normal to the plane surface, is normal to the plane surface। बातें आया समझ में बच्चा? अब ये आपका कर्व सरफेस है। एरिया वेक्टर ऑफ, है ना, कर्व सरफेस इज डिफाइंड फॉर इन्फाइनाइटली स्मॉल एरिया, है ना। एरिया वेक्टर जो है आपका एरिया वेक्टर ऑफ कर्व सरफेस, है ना, इज डिफाइंड फॉर इन्फाइनाइटली स्मॉल एरिया ds। समझ में आया बच्चा? तो कर्व सरफेस का, पूरा कर्व सरफेस का आपका एरिया वेक्टर आपका डिफाइन नहीं है।
इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे ds, इसका एक छोटा सा पार्ट लेंगे ds, और उसी के लिए आपका एरिया वेक्टर आपका क्या होगा, डिफाइन होगा। तो एरिया वेक्टर ऑफ कर्व सरफेस इज डिफाइन फॉर इन्फिनिटेसिमली स्मॉल या इन्फिनिटली स्मॉल, है ना, एरिया ds के लिए आपका डिफाइन होगा, ठीक है। और ds का जो मैग्नीट्यूड होगा वो इसके एरिया के बराबर, और इसका डायरेक्शन ऑफ ds जो होगा, डायरेक्शन ऑफ ds, डायरेक्शन ऑफ स्मॉल एरिया वेक्टर ds is perpendicular to ds and radially outward outwards, ठीक है। तो कर्व सरफेस जब भी आएगा तो हम लोग कैसा एरिया लेंगे, स्मॉल एरिया ds लेंगे, है ना। स्मॉल एरिया क्या लेंगे हम लोग, ds लेंगे। वेरी स्मॉल एरिया हम लोग यहाँ पे ds लेंगे, और ये ds एरिया के लिए आपका एरिया वेक्टर डिफाइन होगा। एरिया वेक्टर किसके लिए, कर्व सरफेस के लिए। और यदि प्लेन सरफेस है तो प्लेन सरफेस पे कितना भी बड़ा एरिया रहे, कितना भी बड़ा प्लेन सरफेस रहे, पूरे का पूरे के लिए आपका एरिया वेक्टर आपका डिफाइन हो जाएगा। बातें क्लियर। चूंकि प्लेन सरफेस का नॉर्मल एक फिक्स डायरेक्शन में होगा, वही कर्व सरफेस का नॉर्मल अलग अलग जगह पे अलग अलग होगा। इसीलिए यदि एक छोटा सा हम लोग सरफेस कंसीडर कर लें तो वो छोटा सा सरफेस आपका क्या बन जाएगा, प्लेन बन जाएगा, और उसका एरिया वेक्टर उस पे परपेंडिकुलर होगा। तो याद रखेंगे एरिया वेक्टर क्या है, प्लेन सरफेस के लिए, है ना, एरिया वेक्टर डायरेक्ट उसके पूरा सरफेस का एरिया वेक्टर हो जाएगा। लेकिन कर्व सरफेस के लिए जो हम लोग डिफाइन करेंगे, लिखेंगे स्मॉल एरिया के लिए हम लोग लिखेंगे स्मॉल, इन्फिनिटेसिमली स्मॉल या इन्फिनिटली स्मॉल एरिया के लिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। बातें क्लियर, समझ में आया। चलिए फटाफट इसको नोट कीजिए। चौथा पॉइंट लिखेंगे क्वांटिटेटिव डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वांटिटेटिव डिफिनेशन क्या होगा, मतलब इसका क्वांटिटी हम लोग कैसे निकालेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू कैसे निकालेंगे, है ना। तो मान लेते हैं हम लोग एक स्मॉल एरिया कंसीडर करते हैं। स्मॉल एरिया हम लोग कंसीडर यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। स्मॉल एरिया हम लोग, ये छोटा सा एरिया आपका क्या है, ds है। तो ds का डायरेक्शन किधर होगा, इस पे खींचे गए, ये आपका ds का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका मान लेते हैं यहाँ पे, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका क्या है, E है। इस सरफेस के पास इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है आपका, E है। और ये एरिया हमने बहुत ही छोटा लिया, है ना। कोई भी बड़ा सरफेस होगा उसका ये छोटा सा हमने पोर्शन कंसीडर किया, है ना। ये इसका एरिया क्या है, ds, ये स्मॉल एरिया, है ना। तो लिखेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a small area ds, a small area ds is defined as d phi मतलब स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, हम लोग फाई से हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। d phi बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट ds। बातें क्लियर। डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर। और यदि आपका कर्व सरफेस हो तो स्मॉल एरिया, और यदि आपका प्लेन सरफेस हो तो टोटल एरिया आप ले सकते हैं, है ना। क्या ले सकते हैं आप लोग, टोटल एरिया ले सकते हैं। तो आपका स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए स्मॉल एरिया ds इज डिफाइंड एज d phi इज इक्वल्स टू E डॉट ds, है ना। अब बोलेगा कि ये तो स्मॉल एरिया के लिए हो गया, टोटल एरिया के लिए क्या होगा, तो आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर है, और स्केलर क्वांटिटी का सम क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन इज द सम ऑफ स्मॉल 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 स्केलर क्वांटिटी। देयरफॉर, है ना, देयरफॉर
देयरफॉर है ना, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked with a surface S is phi is equals to क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस। और हम लोग इंटीग्रेट ऐसे करेंगे कि आपका टोटल सरफेस उसमें कंसीडर हो जाए। ठीक है, ये आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट डी एस, है ना। ये हो गया टोटल फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सरफेस एस, मतलब कोई भी सरफेस हो, कैसा भी सरफेस हो, कर्व हो, है ना, फ्लैट हो, है ना, प्लेन हो, कैसा भी सरफेस हो, आप क्या करोगे, ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन कर लोगे, टोटल फ्लक्स आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए सरफेस। ये आपका क्वांटिटेटिव डिफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो गया। बातें क्लियर, समझ में आया? तो चलिए फटाफट इसको नोट कर लीजिए। तो एक हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं और फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। चलिए बच्चा, हम लोग यहाँ पे एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ ए स्फेरिकल सरफेस ड्यू टू ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज प्लेस एट इट्स सेंटर। कोई स्फेरिकल सरफेस है, उसके सेंटर पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज Q है, तो हमको उस पूरे स्फेरिकल सरफेस से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना लिंक होगा वो हमको यहाँ पे क्या करना है, बताना है। बातें क्लियर, आया समझ में? चलिए बच्चा, हम लोग एक स्फेरिकल सरफेस कंसीडर कर रहे हैं। हमने ये कंसीडर किया स्फेरिकल, इसके सेंटर पे एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डायरेक्शन कुछ ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन आपका ये, ऐसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनाए। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो इस कंडीशन में हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। हमने एक स्मॉल सरफेस कंसीडर करते हैं, चूँकि स्फेरिकल सरफेस जो है आपका कर्व सरफेस है, तो एक स्मॉल एरिया हम लोग ds लेंगे, और ये हमने स्मॉल एरिया क्या लिया, ds। तो इसका एरिया वेक्टर आपका क्या हो जाएगा, ds, किधर, रेडियली आउटवर्ड। और इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन आपका इधर ही होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और ds क्या है, दोनों पैरेलल है ना। तो d फाई का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलेंगे E डॉट ds। और मान लेते हैं ये वाला जो आप दूरी देख रहे हो ये आपका क्या है, r है ना। तो E डॉट ds डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है बच्चा, E ds इंटू कॉस थीटा, और दोनों के बीच का एंगल क्या है, 0। तो क्या हो जाएगा, E ds कॉस, है ना, 0 डिग्री। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बच्चा, कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, 1। तो डी फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस, E इंटू डी एस। अब बोलेंगे E, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा इस पॉइंट पे, ds स्मॉल एरिया वाले सरफेस पे, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे होता है, आपको पता होना चाहिए, कोई पॉइंट चार्ज से r दूरी पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होता है, KQ अपॉन r स्क्वायर इंटू क्या हो गया, ds। ये आपका d फाई हो गया, d फाई का वैल्यू। तो देयरफॉर टोटल फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ d फाई, आप इसका इंटीग्रेशन करोगे QQ बाई r स्क्वायर इंटू ds। ठीक है। तो अब बच्चा बोलेंगे KQ तो कांस्टेंट है, और सरफेस का है ना, सरफेस पे ये स्फेरिकल सरफेस पे कोई भी आप एरिया कंसीडर करोगे, वहाँ से चार्ज की दूरी क्या रहेगा, r भी कांस्टेंट रहेगा। तो आप यहाँ पे बाहर कर लोगे, KQ बाई r स्क्वायर को बाहर कर लोगे, इंटीग्रेशन ऑफ ds। ये स्मॉल एरिया का इंटीग्रेशन, ये स्मॉल एरिया किसका है, स्फेरिकल सरफेस का छोटा सा पार्ट हमने लिया, और उसका इंटीग्रेशन छोटे छोटे पार्ट हम लोग कंसीडर करके उसको ऐड करेंगे, तो पूरा स्फेरिकल सरफेस का हमारा एरिया आ जाएगा। तो ये पूरा एरिया कितना हो जाएगा बच्चा, और यहाँ पे k का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। k का वैल्यू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q बाई
आर स्क्वायर, और ये जो इंटीग्रेट करेंगे ये स्मॉल सरफेस एरिया है और उसका इंटीग्रेशन मतलब छोटे 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 सरफेस एरिया को आप ऐड करोगे और पूरे स्फेरिकल सरफेस के लिए आप ऐड करोगे तो पूरे स्फेरिकल सरफेस का क्या हो जाएगा एरिया, मतलब ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा। s क्या हो जाएगा, ये स्फेरिकल सरफेस का एरिया, और उसका एरिया क्या होता है आपका याद रखेंगे 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, 4 पाई से 4 पाई चला गया, क्या बच गया Q बाई एप्सिलॉन नोट। देयरफॉर टोटल फ्लक्स जो हो गया Q बाई एप्सिलॉन नोट हो गया, टोटल फ्लक्स आपका Q बाई एप्सिलॉन नोट हो गया। चलिए फटाफट इसको नोट कर लेंगे बच्चा, फटाफट इसको नोट करेंगे। चलिए जस्ट अभी जो हमने प्रॉब्लम किया एकदम सेम प्रॉब्लम एक और हम लोग करने वाले हैं। यही आपका स्फेरिकल सरफेस है और इसके सेंटर पे इस बार निगेटिव चार्ज रख दिया। क्या रख दिया बच्चा, नेगेटिव। याद रखेंगे बच्चा यहाँ पे अपने कौन सा चार्ज रख दिया है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यदि आप खींचोगे ये सा खिंचाएगा, है ना, यही खिंचाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। मान लेते हैं हम लोग स्मॉल एरिया कंसीडर किया, है ना, तो इसका एरिया किधर हो जाएगा ds इधर की तरफ। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है इस जगह पे, है ना, इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया, है ना। और ये दूरी को हम लोग r कंसीडर करते हैं। तो हम लोग सेम जो इससे पहले हम लोग निकाले थे, स्फेरिकल सरफेस के सेंटर पे आपका नेगेटिव चार्ज रहे तो इस स्फेरिकल सरफेस के थ्रू टोटल फ्लक्स कितना होगा वो हम लोग को यहाँ पे निकालना है। तो बोलेंगे स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, है ना, थ्रू या लिंक्ड विथ एरिया ds क्या हो जाएगा E डॉट ds। अच्छे बच्चा बोलेंगे E ds इंटू क्या हो जाएगा यहाँ पे cos 180 डिग्री। cos 180 का वैल्यू क्या होता है -1 तो यहाँ पे डी फाई, आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो जानते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये तो -1 इधर हो गया इंटू ds। तो देयरफॉर आपका फाई का जो वैल्यू हो गया वो क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू ds। अभी हमने निकाला था जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लेते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ ds। ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, और s क्या है इस स्फेरिकल सरफेस, स्फेरिकल सरफेस है बच्चा, ये स्फेरिकल सरफेस है और स्फेरिकल सरफेस का एरिया क्या होता है ना, k का वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, है ना, इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा और s क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई चला गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर चला गया, मतलब इस कंडीशन में टोटल फ्लक्स लिंक्ड बाय स्फेरिकल सरफेस ये क्या हो गया -q बाई एप्सिलॉन नोट। और याद रखेंगे बच्चा इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या है स्केलर है, ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया कि सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आपका बाहर जा रहा है, या आपका सरफेस है ना एरिया वेक्टर के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डायरेक्शन है। और यदि नेगेटिव आ गया इसका मतलब है कि आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और सर्फ एरिया वेक्टर एक दूसरे के क्या है अपोजिट है ना, या तो चलिए बच्चा याद रखेंगे। चलिए इसको मिटाते हैं। पांचवा पॉइंट लिखेंगे SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज, फ्लक्स बराबर क्या बताए थे बच्चा डी फाई बराबर E डॉट ds। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या होता है न्यूटन पर कूलम, और एरिया का यूनिट क्या होता है मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन पर कूलम मीटर स्क्वायर या वोल्ट पर मीटर होता था इनटू मीटर स्क्वायर, तो क्या बोलेंगे वोल्ट मीटर,
है ना, ऐसा यूनिट आपका ये होगा, ध्यान में रखेंगे। चलिए छठा में हमने जो लिखा था डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट क्या होता था डी एस, और डॉट प्रोडक्ट जो हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू सरफेस डी एस, है ना। हमने आपका स्मॉल एरिया ये कंसिडर किया था, एक स्मॉल एरिया हमने ऐसे कंसिडर किया था, ये आपका डी एस था और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर था, ठीक है। मान लेते हैं ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा होगा। अब बच्चा बोलेंगे यही जो है डी फाई की वैल्यू, दो वैल्यू हो सकता है यहाँ पे। यदि थीटा आपका एक्यूट एंगल है, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, देन डी फाई आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा, है ना। और यदि आपका थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है ना, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, देन, है ना, 90 डिग्री का मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ अंदर की तरफ है ना। तो उस कंडीशन में डी फाई जो हो जाएगा, आप जानते हो कि कॉस 90 से बड़ा एंगल हो जाए तो कॉस आपका एंगल आपका सेकेंड क्वाड्रेंट में चले जाएगा, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव, तो डी फाई आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, मतलब डी फाई आपका यहाँ पे नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका क्या है, स्केलर है, इट में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग क्लास को आज यहीं एंड करते हैं, फिर अगले क्लास में इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे, कुछ पॉइंट्स और लिखेंगे, और फिर हम लोग गॉसेस लॉ पढ़ेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।